नमस्कार दोस्तों, मैं लाया राज पर्यावरण पूर्वावलोकन आपके लिए स्पेशली, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से सकें। आज से पर्यावरण की पूरी सीरीज चलेगी जब तक कि पूर्वावलोकन ख़त्म नहीं हो जाता। पूर्वावलोकन ख़त्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ही पूर्वावलोकन हमारा ख़त्म हो जाएगा वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि का पर्यावरण एवं परिस्थिति की। उसके बाद हिस्ट्री पूर्वावलोकन पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला पढ़ते हैं चैप्टर को कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाला जीव जंतु, यार ये सही नहीं है, इसका कलम दूसरा ले लेते हैं, पतला थोड़ा सा है ना, और कलर ये ले लेते हैं क्लियर। तो पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यानी पर्यावरण के जो जैविक संगठक है और अजैविक संगठक है वो आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कहा गया है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर या चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि परि प्लस आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो परि प्लस आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। समझ गए? यानी कि जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए, हमारे चारों तरफ, वह चाहे वायु हो, जल मंडल हो गया, है ना, पेड़ पौधे हो गए, झील, तालाब, नदी, पहाड़, सबका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आगे ये पर्यावरण का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। पर्यावरण किन किन तत्वों से मिलकर बना है? तो पर्यावरण में स्थल मंडल आता है, पर्यावरण में वायुमंडल आता है, पर्यावरण में जीवमंडल आता है, पर्यावरण में जल मंडल आता है। तो पर्यावरण किन चार तत्वों से मिलकर? वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। ये वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और जीवमंडल ये सभी मिल जाते हैं तो एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जीवमंडल में कौन कौन से होते हैं? जैसे पेड़ पौधे हो गए और जंतु हो गए। वायुमंडल में क्या क्या है? जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, वो सब आते हैं। स्थल मंडल में क्या होते हैं? पर्वत, मैदान, मरुस्थल। और जल मंडल में क्या होते हैं? जैसे हिमनद हो गए, झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, सागर हो गई। ये सभी मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। यानी पर्यावरण की रचना किससे होती है? जैविक तत्वों से, और अजैविक तत्व मिलकर के परस्पर जब क्रिया करते हैं तो उनसे पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण के तीन घटक हैं। पर्यावरण कितने घटक हैं? तीन घटक हैं। भौतिक, जिसे अजैविक पर्यावरण कहते हैं। भौतिक में क्या आता है? जैसे स्थल यानी जमीन हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। तो भौतिक पर्यावरण जिसे अजैविक कहते हैं। कौन कौन से आते हैं भौतिक में? स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। जैविक, जैविक मतलब जीवन संबंधित, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव
सांस्कृतिक मानव निर्मित गतिविधियाँ, यानी मानव निर्मित गतिविधियों में क्या क्या आता है? सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। तो सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या होती हैं? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। भौतिक में या जैविक में स्थल, वायु और जल। जैविक में पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। सांस्कृतिक में सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। अतः पर्यावरण कई संगठनों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का मिश्रण है जो जीवों के चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहद, लघुत्तर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय और भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके आगे और नेक्स्ट पर्यावरण का फिर एक चार्ट दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है क्या क्या दिया है पर्यावरण में। तो पर्यावरण के चार्ट में दिया है जीवाणु का पर्यावरण। किससे बना? पर्यावरण। ये हो गया आपका पर्यावरण। पर्यावरण का स्तर लघु और बृहद। लघु में जैसे जीवाणु का पर्यावरण और बृहद में जैसे वृक्ष का पर्यावरण। लघु मतलब सूक्ष्म। इसी प्रकार विभिन्नताएं कारण जैसे जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार, स्थलाकृतियाँ। यहाँ हो गए कारक संसाधन के रूप में, नियंत्रक के रूप में। संगठक कौन कौन से हैं? भौतिक पर्यावरण, जैविक, अजैविक में जैसे ऊर्जा हो गए और भूतापीय हो गए। भौतिक, जैविक, अजैविक पर्यावरण आ गए, ये सभी पढ़े। कहाँ गया? ये हमने देखा। ठीक, ये पर्यावरण की संरचना हो गई। क्या क्या है? संगठक पर्यावरण में भौतिक, अजैविक, जैविक, ऊर्जा में सौर, भूतापीय ऊर्जा। भौतिक में जैसे स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गए। जैविक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। और ऊर्जा यानी में ऊर्जा, सौर और भूतापीय। इसी प्रकार कारण जलवायु परिवर्तन, मृदा प्रकार और स्थलाकृतियाँ। जैसे छोटा सा पर्यावरण में से जैसे लघु जीव का पर्यावरण देखा जाए, लघु पर्यावरण तो जीवाणु का पर्यावरण, और बृहद तौर पर देखा जाए तो वृक्ष यानी पेड़ों का पर्यावरण। संसाधन के रूप में, नियंत्रक के रूप में भी पर्यावरण को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पूरा करेंगे हम। पर्यावरण से क्या आशय है? भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। तो अभी अभी बताया कि भूमि आती है पर्यावरण में शामिल है, जल भी शामिल है, वायु भी शामिल है, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया पूरी शामिल पर्यावरण में। जो इनके चारों तरफ अस्तित्व में कुछ भी है वो भी शामिल है। तो ये क्या हो गया? पर्यावरण हो गया। तो ये तो आपका पर्यावरण सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके चारों ओर पेड़ पौधे हैं, घास के मैदान हैं, झील है, तालाब है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, सूर्य है ना। तो तमाम प्रकार से जो सब क्षेत्र घेरे हुए हैं एक मनुष्य को उस बिंदु से, तो ये सभी क्या मिल करके आपस में कहलाते हैं? ये पर्यावरण कहलाता है। वही चीज़ कही गई है, तो ये भी आपका राइट है। भौतिक, जैवीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं उसे भी पर्यावरण कहते हैं। ये भी सही है, तो इसलिए इसका आपका ऑप्शन पूरा सही हो गया, यानी उपयुक्त में से सभी। इसमें देखिए विस्तार दिया गया है, विस्तार दिया गया है इसमें, पढ़ते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। तो पृथ्वी की पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु,
पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो चारों ओर से घेरे हुए है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। तो पर्यावरण के जैविक और अजैविक संगठक आपस में क्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि पर्यावरण के जैविक अजैविक संगठक आपस में मिलकर अंतःक्रिया करते हैं और ये सभी चीज़ मिलकर के एक तंत्र की तरह कार्य करते हैं। इस तंत्र को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया का सम्मिलित रूप है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। उसमें एक परिभाषा दी गई कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घेरे भौतिक जैविक दशाएं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, यस। अजैव घटकों से, जी। भूआकृतिक घटकों से, जी। तो प्रयुक्त में से ये सभी। तो पर्यावरण किनसे मिलकर बनता है? इन सभी से। जीवीय, अजीवीय, भौतिक, जैविक, अजैविक, इन सभी तत्वों का जब मेल हो जाता है तब पर्यावरण का निर्माण होता है। नेक्स्ट, पर्यावरण एक अविभाज्य सम्मिष्ट है तथा जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक व भू-आकृतिक घटक शामिल होते हैं। अतः विकल्प सभी सही है, वो जो पीछे पढ़ाया तो उसी का आंसर है यह। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस पर्यावरण का अंश नहीं है? परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, जैवीय पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। तो पढ़ा था शुरुआत में कि भौतिक पर्यावरण होता है, जैवीय होता है, सांस्कृतिक भी होता है। ये परिचालन पर्यावरण नहीं पढ़ा है, तो परिचालन पर्यावरण इनमें से सही नहीं है। देखिए विस्तार इसी का। सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैवीय पर्यावरण में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से पर्यावरण में? भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैवीय पर्यावरण में वर्गीकृत किया जाता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू-आकृतियाँ, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियाँ तथा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियाँ शामिल होती हैं। जबकि जैवीय पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियाँ, जंतु मानव सहित व सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। तो समझ में आया कि भौतिक में क्या क्या होता है। भौतिक में भौतिक वस्तुएं हो गई जैसे शामिल भू-आकृतियाँ, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि। सांस्कृतिक में क्या होते हैं? मानव की आर्थिक गतिविधियाँ हो गई, सामाजिक गतिविधियाँ, राजनैतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। जबकि जैवीय घटक में वनस्पतियाँ, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। तो ये हो गए आपके पर्यावरण के घटक। पर्यावरण भौतिक, सांस्कृतिक और जैवीय घटकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट, धारणीय विकास या सतत विकास क्या है? अब लोग सतत विकास आ गया तो हमको सतत विकास पढ़ाना पड़ेगा, तो सतत विकास को पढ़ते हैं। ये आया आपका सतत विकास। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो धारणीय विकास क्या है? तो धारणीय विकास वह विकास है या वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। दूसरा पॉइंट कि धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कॉमन कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। तो सबसे पहले धारणीय विकास शब्द की
व्याख्या किसने की थी कि 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एक WCD था, अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर नाम से फेमस की थी। उसी में इसने सबसे पहले धारणीय विकास की चर्चा की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति संपूर्ण समर्थन भी व्यक्त किया गया था। कि धारणीय विकास के प्रति संपूर्ण समर्थन कब घोषित किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसी घोषणापत्र में कहा गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था सतत विकास। वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था जिसमें का मुख्य मुद्दा सतत विकास था? तो ये 2002 में हुआ था। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट ऑन कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक सामाजिक पारिस्थितिकीय परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित और संदृढ़ की जा सके। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, पर्यावरण निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना भी आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? उन्होंने कहा कि जैविक विविधता का संरक्षण किया जाए, पर्यावरण प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण तथा निर्धनता घटाने की आवश्यकता है। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं भी हैं। अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास है। सतत विकास इसी को कहते हैं। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। टिकाऊ विकास के बारे में क्या क्या जरूरी है वो दिया गया है आपको, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं। पर्यावरण संबंधी सूचनाएं क्या है कि जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में, वर्तमान पर्यावरण स्थिति, मनुष्य और उससे क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं, जनसंख्या में वृद्धि दर कैसे बढ़ रही है इसके बारे में जानकारी, जनसंख्या का आकार कैसा है, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी स्तर आदि टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं हैं। आगे उसी में कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीक, सांख्यिकीय विधि, भौगोलिक सूचना तंत्र, पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती हैं। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर निर्धारण किया जाता है, फिर विकास योजनाओं के रूप रेखा तैयार की जाती है। आगे इसी संबंधित क्वेश्चन करेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन कारण आर दिया गया। कथन में क्या कहा गया है? सतत विकास मानव विकास कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सही है, पीढ़ी दर पीढ़ी विकास को ही सतत विकास कहते हैं, तो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, तभी तो अगली पीढ़ी के लिए संभाल के रखना है। कारण क्या है? सतत विकास से प्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर कथन एक ही सही व्याख्या करता है, तो ये नंबर सही है।
नेक्स्ट दोस्तों, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्लडलाइन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास के अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक भौतिक सामाजिक परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित और संतृप्त की जा सके। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण और कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट इसी में वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संबंधित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? जलवायु परिवर्तन पहला प्रतिवेदन, आवर कॉमन फ्यूचर जलवायु परिवर्तन का दूसरा प्रतिवेदन, ये 5वां मूल्यांकन। ये था आवर कॉमन फ्यूचर, पढ़ा है अभी। इसमें से आपको तिथियाँ बतानी है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। ब्रटलैंड रिपोर्ट अप्रैल 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सितंबर 1987 में। और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन आया था 1992 में। कब आया था? 1992 में। तो ये चौथा, फिर पहला, फिर तीसरा और पहला, ये वाला यही हो जाएगा बी नंबर। तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? 1972 में। तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आई थी अप्रैल 1987 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से हुआ था सितंबर 1987 में। तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशन 1972 में। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन आया था सितंबर 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में पीढ़ीगत पीढ़ी संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन? ये प्राकृतिक संसाधन के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी किया गया था। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है, धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं निराकरण और निर्धनता को घटाना। ये पढ़ा था, तो ये सभी हो गए। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास और सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। ठीक है। तो ये होगा सतत विकास संबंधित। प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र। तो प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र पढ़ेंगे। पर्यावरण विभिन्न अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना है। ये बार बार ये पॉइंट याद रखिए। पर्यावरण जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बना है। ये
घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप होती है। सामान्यतः एक अंतःक्रिया की एक चक्रीय स्वरूप होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। इसमें कहा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, ज्वालामुखी ईंधनों दहन इत्यादि के कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। सपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व को संतुलन बनाए रखता है। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट, ये आपको कार्बन चक्र दिया। कार्बनिक यौगिक जंतु जैसे होगा, सांस लिया तो श्वसन का विघटन हुआ, वायुमंडल में उपस्थित CO2। सांस लेगा तो CO2 जाएगा ना, CO2 आएगा किसमें, पेड़ पौधों में। कार्बनिक यौगिक पादप बनाएंगे, पादप छोड़ेंगे ऑक्सीजन, तो पादपों से कोयला बनता है, पादपों से पेट्रोलियम बनता है, जब दब जाते हैं जीवाश्म बनता है, पादपों से पेट्रोलियम भी बनता है, पादपों से कार्बोनेट पानी में चूना पत्थर इत्यादि कार्बनिक अम्ल। प्रकृति में कार्बन चक्र हो गया। ध्यातव्य है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट और हीरा में भी पाया जाता है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के ही अपरूप है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यौगिक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बोनेट और हाइड्रोजन के कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन भी विभिन्न भौतिक और जैविक क्रियाओं द्वारा पुनर्चक्रण होता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। वो कार्बन चक्र था, ये जल चक्र है। जल चक्र हैं, नदियाँ और ये समुद्र हैं। वाष्पीकरण होता है इसका, बादल बनते हैं। बादल से कम तापमान संघनित हो जाता है तो वाष्प, ओले तमाम प्रकार बढ़ता है। फिर ये वर्षा होती है, वाष्पोत्सर्जन होता है पेड़ पौधों से, जल का स्राव होता है, नीचे आता है भी फिर से, और ये भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। तो ये हो गया आपका जल चक्र। जल चक्र हो गया। जल चक्र के बारे में पढ़ते हैं। जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। जरूरी पौधों पानी दो तो बढ़ता है, पौधों में वृद्धि में सहायक होता, सही है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रूपों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रूप प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। सही है, जब कोई भी पौधा उखाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है तो उसके जो मूल रूप होते हैं कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कई प्रतिरोधित पौधों में वृद्धि नहीं होती। ध्यातव्य है कि मूल रूप मृदा में उपस्थित मृदा का विलयन के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम की कोशाभिक्त मुक्ता सेलुलोज की बनी होती है। तो मूल रोम की कोशाभिक्त समानता किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसके साथ इनमें कुछ पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा में चिपके रहते हैं। मूल रोमों की कोशिका
भित्ति पारगम्य कला की तरह कार्य करती है। अभी आगे मूल रूम द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है। तो मूल रूम द्वारा मृदा का जल से अवशोषण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। जैसे मृदा का जल में विलयन जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। अंतःशोषण मूल रोम का रिक्तिका रस मूल रोम हो गए, ये अधिक सांद्रता हो गई, अधिक परासरण दाब हो गया। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरकों का प्रयोग पर यदि शीघ्र अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल का अवशोषण प्राप्त भूमि जल, मृदा तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा की वायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार वायुमंडल में स्थित जल जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार के निभाता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, जुड़ता है ये। श्वसन से भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जैव पदार्थों के अपक्षय से भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ज्वालामुखी क्रियाएं तो सभी। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। इनसे इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकली है तो ये आपका सी हो गया। ठीक, तो ध्यान है, भूल गई थी। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि विमोचित करते हैं, जोड़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थों का क्षय या ज्वालामुखी क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बढ़ती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। सौर ऊर्जा सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन। ये जल चक्र में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है, जल का वाष्पीकरण करता है और सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। वायु के दबाव पर, वायुमंडलीय नमी पर, जल चक्र पर या हाइड्रोजन चक्र पर, तापक्रम पर। तो ये निर्भर करती है वायुमंडलीय नमी पर। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ोतरी करती है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते। अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ये सी नंबर सही है आपका। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें एक कभी उसी का ये ब्यौरा दिया। पौधों के अधिकांश मूल रूप प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा का विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ मूल रोमों द्वारा जल के अवशोषण को कठिन हो जाता है, जिस कारण मुरझा जाते हैं। वायुमंडल, तो कार्बन चक्र पढ़ लिया, जल चक्र पढ़ लिया, अब वायुमंडल पढ़ते हैं।
रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पढ़ा है साइंस में कि रासायनिक यौगिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत किया जाता है। तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है जिससे रासायनिक और भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजन नहीं किया जा सकता। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिससे दो या अधिक तत्व द्रव्यमान के स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। शुष्क वायु के घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन का होता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78.08%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितना है? 78.08%। ऑक्सीजन कितना है? 20.95%। कहीं कहीं 21% भी आता है। तो ये 20 पॉइंट कितना हो गया? ऑक्सीजन 95%। आर्गन 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। नियान 0.02%। हीलियम 0.0005%। क्रिप्टॉन 0.001%। जेनान 0.00009%। तो मेन चीज़ हाइड्रोजन 0.00005%। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन 78.08%। फिर ऑक्सीजन 20.95%। फिर आर्गन 0.93%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। इसके बाद नियान 0.002%। फिर हीलियम है 0.003%। तो ये याद रखना है, पूछ लेता है कभी कभी। स्वपेशी पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल की दूषित करने वाली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये पौधों की तरफ जाता है क्या? पौधे ऑक्सीजन देते हैं जो जंतु ग्रहण करते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जंतु, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं, फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही चक्र चलता रहता है। यही आपका CO2 चक्र कहलाता है। इस प्रकार पादप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को हरे फेफड़ों भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। इसे ग्रीन मफलर भी कहा जाता है। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या जलमंडल? ये होता है वायुमंडल। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों यानी वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायु है एक गैसों का मिश्रण। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप में मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन का मात्रा कितनी है? 21%, 50%, 27%, 78%। ये 78% है। तो नाइट्रोजन है 78.08% और ऑक्सीजन है 0.95%। फिर आर्गन थी 0.93%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित हैं, जिसमें वायु घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है 78.08%।
निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? हीलियम, आर्गन, रेडान, नियान। ये रेडान नहीं पाई जाती। रेडान एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। ठीक। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है कौन सी? नाइट्रोजन। हवा में जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक है वह कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियों को समाप्त कर दिया जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। पेड़ पौधे प्राणवायु, ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां ही नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, वायु प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो वायु प्रदूषण पेड़ पौधों का काम नहीं है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते अपितु वायु प्रदूषण की रोकथाम का काम करते हैं। पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा। जहाँ एक और प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक संकट है, वहीं दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक होता है। अतः धारणीय विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। धारणीय विकास और कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू संबंधित हैं। वातावरण का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू संबंध है। जब गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है। धारणीय विकास, कागज थैलों का प्रयोग और वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है, जबकि अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन और वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर अपने स्थान पर बिखर कर रह जाती हैं। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु धारणीय विकास एक उपयुक्त युक्ति है। अतः धारणीय विकास और पर्यावरण सुरक्षा आपस में अंतर संबंध रखते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से आशय क्या है? पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानव क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थिति विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थिति असंतुलन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय का विचार पृथक हुए पर्यावरण का संग्रह, मौसम से दैनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों में विभक्त होती है। तो एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों में सूक्ष्म कणों में विभक्त होती है उसे अपक्षय कहते हैं।
अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन और वियोजन द्वारा ढीली परकड़ें विदीर्ण होकर अपने स्थान पर बिखर जाती हैं। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, वातानुकूलन, गरीबी कम करना, कागज के थैलों का प्रयोग करना। तो वातानुकूलन, धारणीय विकास, गरीबी को कम करना प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू संबंधित हैं। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण के नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग, वातावरण पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। धारणीय विकास, धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वावधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 के Rio+20 सम्मेलन में पेश किया गया था। याद रखिएगा, धारणीय विकास को सर्वप्रथम किस सम्मेलन में पेश किया गया था? तो Rio+20 में। ध्यातव्य है कि 17 धारणीय विकास लक्ष्य यानी 17 SDG तय किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला धारणीय विकास है गरीबी की समाप्ति। पहला धारणीय विकास कौन सा है? गरीबी की समाप्ति। SDG 2 है भूखमरी से समाप्ति। SDG 3 लोगों के लिए स्वास्थ्य की आरोग्यता। तो पहले में गरीबी की समाप्ति, दूसरी भूखमरी से मुक्ति, तीसरी लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, चौथा है गुणवत्ता परक शिक्षा, पाँचवां है लैंगिक समानता, छठवां जल और स्वच्छता, सातवां किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास, नवां उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, 10वां समानताओं में कमी, 11वां संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास, 12वां जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पाद, 13वां जलवायु कार्रवाई, 14वां है जलीय जीवों की सुरक्षा जल जीवन में, 15 थलीय जीवों की सुरक्षा, 16 में शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, 17 में लक्ष्यों के लिए भागीदारी। SDG 3 सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ आरोग्य जीवन को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG का निर्धारण किया है जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स निर्माण किया गया है। ये सूचकांक 17 विकास लक्ष्यों से संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति और पर्यावरण की सततता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। वर्ष 2021 में इस सूची में भारत 120वें स्थान पर था। पहले 3 स्थान पर थे फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। चलिए अभी कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 5 हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए नमस्कार। पूरा पर्यावरण कवर करने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।